Hello everyone. So next topic is differential of property of the system, which we are going to discuss in this lecture. कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसका डिफरेंशियल दैट मीन्स अगर अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स जीरो। दैट मीन्स अगर अपन उसको इंटीग्रेट करते हैं एक पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक तो वहां पे उन दोनों का डिफरेंस है वो जीरो होता है। जितनी एनर्जी आप उसको दे रहे हो उतना वर्क डन हमें वहां पे मिल रहा है, बट रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कुछ ना कुछ एनर्जी की ऐसी फॉर्म भी है जो कि उसको कन्वर्जन में यूज होती है। तो वो एनर्जी कौन सी है जो यहाँ पे यूज होती है? तो उसके लिए अगर अपन इक्वेशन देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, तो वो डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बनती है आपकी डी क्यू इक्वल्स डी डब्ल्यू प्लस आपकी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी? डीई। अब डीई की अगर अपन डिफाइन करते हैं तो डीई में कौन कौन सी एनर्जी होगी आपकी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी और आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जब आपका कोई सिस्टम स्टेबल है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी जब तक वो सिस्टम आपका मूव नहीं करता है। तो उस सिस्टम में फिर क्या होगा? उस सिस्टम में उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक, पोटेंशियल और इंटरनल। तीन एनर्जीज होती हैं आपकी टोटल एनर्जी में। तो डीई की जो वैल्यू है वो डीई की वैल्यू आपकी होती है डीई इक्वल्स du, du is internal energy plus dp potential energy and d k काइनेटिक एनर्जी। इनको पीई लिखा जाता है, केई लिखा जाता है, बट डिनोशन के लिए सिंपली आपको समझाने के लिए डीपी पोटेंशियल एंड डी के काइनेटिक एनर्जी है वो लिखा है। अब ये दोनों कंपोनेंट है वो यहाँ पे आपके जीरो रहेंगे, तो आपकी जो भी इंटरनल एनर्जी है वो आपकी टोटल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। तो इसलिए ये इक्वेशन आपकी है वो कन्वर्ट हो जाती है डी क्यू इक्वल्स डी डब्ल्यू प्लस डी यू में। और डी यू की जब अपन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डी यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी डी यू इक्वल्स डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो वो एक डिफरेंशियल है आपकी इस प्रॉपर्टी का कि जो कि आपका डिनोट किया जाता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक अपना एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो दैट मीन्स वहां पे हीट का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, और हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स डी क्यू वहां पे क्या होगा? आपका डी क्यू कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। तो डी क्यू कॉम्पोनेंट जीरो होगा तो आपके वहां पे वर्क डन वो भी ऑब्वियस सी बात है जीरो मिलेगा। जब आप उसके ऊपर कोई हीट उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे तो वहां पे आपको वर्क डन भी नहीं मिलेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपके दोनों कंपोनेंट डी क्यू विल बी जीरो एंड डी डब्ल्यू विल बी जीरो। तो ये दोनों कंपोनेंट अब जब आपके जीरो होंगे तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपकी ऑब्वियस सी है जीरो हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपके U2 की वैल्यू है वो U1 के इक्वल होगी। इंटरनल एनर्जी आपकी जो बाद की है वही आपकी इंटरनल एनर्जी पहले की होगी, क्योंकि जब आपके वहां पे कोई वर्क डन नहीं हुआ, जब आपके सिस्टम पे कोई एनर्जी आपकी रिलीज नहीं हुई या एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, ना वर्क डन में चेंज हुआ है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। तो यही इस पॉइंट का मतलब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन के लिए अपने पास एक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम बोलते हैं पीएमएम फर्स्ट। तो पीएमएम फर्स्ट क्या होता है? पीएमएम फर्स्ट एक ऐसी मशीन है जो कि बिना किसी इनपुट के, यानी कि बिना किसी हीट के कंटिन्यूअसली वो वर्क डन करता है। तो पीएमएम फर्स्ट दैट मीन्स परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज ए डिवाइस which would produce work continuously without absorbing any energy from its surrounding। तो ये वो मशीन है कि जो सराउंडिंग से कोई भी एनर्जी लिए बिना, दैट मीन्स आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो फिर भी उससे अपने को कंटिन्यूअसली वर्क डन मिलते जा रहा है। तो वो मशीन ऐसे अगर कोई बन सकती है तो वो मशीन आपकी क्या कहलाती है? पीएमएम फर्स्ट। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करती है कि दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स अगर ऐसी डिवाइस जो कि आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करती है तो वो वाला मशीन क्या कहलाती है आपकी? पीपीएम फर्स्ट, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब अगर इसका तो इस डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक आपकी मशीन है, एक डिवाइस है, जिस डिवाइस के अंदर
आपका कोई भी वर्क डन हो रहा है और आपसे इस डिवाइस से कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट में अपने को वर्क डन मिल रहा है, बट यहाँ पे हीट बिल्कुल भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो कोई भी हीट इसमें ट्रांसफर नहीं हो रही बिना किसी हीट ट्रांसफर के। इससे कंटिन्यूअसली अगर वर्क मिल रहा है तो ये अपनी मशीन है वो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसका कन्वर्स है वो भी पॉसिबल है कि दैट मीन्स आप किसी भी सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क डन किए जा रहे हो और उससे कुछ भी आपका सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, कोई भी हीट आपके वहां पे बाहर ट्रांसफर नहीं हो रही, तो वो भी पॉसिबल है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर। दोनों स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं और दोनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे इस चीज के लिए। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इम्पॉसिबल है बनाना, और ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती या कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बन सकती है जो कि आपका कंटिन्यूअसली वर्क डन आपको देता रहे बिना किसी भी इंटरनल इनपुट के, या उसके ऊपर अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो तो उससे कुछ भी हीट रिलीज ना हो या कुछ भी उसमें से आपका आउटपुट ना निकले। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम अपना वही सिस्टम होता है जिसमें कोई भी आपकी हीट और मास है वो ट्रांसफर नहीं होता है, जिसमें से आपका जो भी मैटर है वो आपका कंप्लीटली सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। उसकी स्टेट है वो चेंज होती है लेकिन उसके क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहेगी? क्वांटिटी ऑफ मैटर विच रिमेन कांस्टेंट। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले अपना सिस्टम लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा जब आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखना चाहते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई भी गैस है, फिक्स्ड वॉल्यूम वी की उसके अंदर फिक्स है, और उस सिस्टम के अंदर एक हीट सोर्स है वो कनेक्टेड है। जब उसमें हीट सोर्स कनेक्टेड होगा तो धीरे धीरे इस सिस्टम में हीट की वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बट वॉल्यूम इसका वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इसका अगर अपन डायग्राम देखते हैं पीवी डायग्राम, तो वो पीवी डायग्राम कैसे रहेगा? आपका पॉइंट वन ये था और आपका पॉइंट टू ये है, तो दैट मीन्स आपका प्रेशर है वो पॉइंट वन से इंक्रीज होकर पॉइंट टू पे पहुंच गया, बट आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो आपका वॉल्यूम पहले था पॉइंट वन के ऊपर वही वैल्यू आपके पॉइंट टू के ऊपर भी रहेगी प्रेशर की। तो ये आपका जो प्रोसेस है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या होता है कि जैसे अपन ने सिस्टम में लिया, लेट द सिस्टम बी ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद हीट सोर्स। एक हीट सोर्स से कांटेक्ट में आया, द एनर्जी इज एक्सचेंज रिवर्सिबली। हीट सोर्स से एनर्जी है वो आपके सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर हुई। द एक्सपांशन वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपके v की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, तो dv की वैल्यू अगर आपकी जीरो है तो जीरो है, तो आपका वर्क डन है वो जीरो रहेगा। अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमें क्या मिलता है? डी यू इक्वल्स डी क्यू, बिकॉज डी डब्ल्यू अपना जो वर्क डन है वो यहाँ पे जीरो रहेगा। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स यू टू माइनस यू वन, कि आपकी इंटरनल एनर्जी के चेंजेस है वो आपकी टोटल एनर्जी में डिनोट करती है। दैट मीन्स हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपकी यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ वही आपका टोटल हीट रिजेक्शन है। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं तो वो है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस है दैट मींस यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमने एक ऐसा सिस्टम है वो एज्यूम किया जिसके अंदर आपकी आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही है। यहाँ पे एक आपका पेडल व्हील है जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो दैट मीन्स इसको एक्सटर्नली अपन वर्क दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये वर्क डन मिल रहा है एक्सटर्नली तो उसको अपन माइनस डब्ल्यू में डिनोट करेंगे। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो तो इस सिस्टम में जो आपका वर्क डन है वो आप इस सिस्टम के ऊपर कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका वर्क डन नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा, इसके अंदर आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, बट आपका प्रेशर है वो आपका प्रेशर वन टू टू के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो अब अगर इसको अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और फर्स्ट लॉ क्या देगा अपने को? डी यू इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू, बिकॉज आपकी डी क्यू है यहाँ पे वो हीट ट्रांसफर है नहीं हो रही, तो हीट ट्रांसफर आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, हीट में कोई चेंजेस नहीं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू इक्वल्स यू टू माइनस यू वन, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल वर्क विद द सिस्टम is same in nature and minus w is represents the work done on the system by the surrounding। यही आपको बताया था यहाँ पे कि आपके बैटरी के थ्रू अपन सिस्टम को वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं सराउंडिंग के थ्रू, तो ये जो अपना वर्क डन है वो अपना नेगेटिव होगा। तो इसलिए जो नेगेटिव वर्क डन है उसके कंपोनेंट की वैल्यू होगी इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट।
नेक्स्ट टॉपिक अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होती है, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बाय डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप किसी भी सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज कर लें यूनिट मास के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज आपका वॉल्यूम है वो यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अगर अपन डिनोट करते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है CV इक्वल्स dQ अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे आपको ये डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। while the volume is held constant for a constant volume process, first law of thermodynamics में क्या होगा कि जब वहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका dW जीरो हो जाएगा, तो du इक्वल्स dQ और du इक्वल्स dQ। दैट मीन्स आपका स्पेसिफिक टोटल आपकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी आपके टोटल सिस्टम के लिए भी इक्वल रहेगी, और स्मॉल du और स्मॉल dQ दैट मीन्स पर kg ऑफ मास के लिए। तो स्पेसिफिक हीट इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट जो है आपकी वो भी इक्वलेंट रहेंगे। तो देयरफॉर इसको हम डिनोट कर सकते हैं CV इक्वल्स du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज आपके जो Q की वैल्यू है वो आपकी इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे आप dQ को रिप्लेस कर सकते हो du से, तो इसलिए CV की वैल्यू हो जाएगी अपनी du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे आपका U है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एनर्जी पर यूनिट ऑफ मास, एंड CV varies with the temperature. One can use mean specific heat at constant volume. तो स्पेसिफिक हीट जो आपके एवरेज है, तो एवरेज स्पेसिफिक हीट अगर अपन लेते हैं तो इसकी वैल्यू रहेगी CV बार इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ CV dt लिमिट्स T1 टू T2 अपॉन T2 माइनस T1, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो। तो इन सबको अगर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अपने एवरेज या मीन स्पेसिफिक हीट है उसका कंपोनेंट आ जाएगा। अब हम अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, एक कंपोनेंट के लिए अपन ने लिया था तो वो आपकी थी CV dt T1 टू T2, और अगर हम कंप्लीट कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने भी इसका मास है उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ जाएगी m CV dt इंटीग्रेशन लिमिट T1 टू T2, या उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी U2 माइनस U1। तो ये अपनी फॉर्म है अलग अलग एनर्जी की जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। और यूनिट जो है आपकी CV की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आपकी रहेगी किलो जूल पर केजी केल्विन, जो कि आपकी हीट स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। और अगर अपन मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो दैट मीन्स पर मोल के लिए, तो केजी पर मोल केजी पर किलो मोल केल्विन। यहाँ पे ये आपके केजी में थी और यहाँ पे ये पर किलो मोल में आ जाएगी। आपका किलो जूल है वो आपका सेम रहेगा, और किलो जूल पर केजी केल्विन रहेगा, यहाँ पे किलो जूल पर किलो केल्विन पर किलो मोल केल्विन के अंदर आ जाएगी। बस इतना सा इसके अंदर आपका डिफरेंस रहेगा मोल के लिए और आपकी कंप्लीट हीट के लिए, मास मास और मोल, ये आपका डिफरेंस है इन दोनों की यूनिट्स में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो वो है अपना टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अगर अपने को टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें एक ऐसी स्केल की रिक्वायरमेंट होती है जिससे हम उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो उस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनकी मदद से हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली थर्मामीटर है वो सभी ने देखा होता है। तो थर्मामीटर में क्या होता है कि आपका मरकरी होता है वो एक फिक्स स्केल के ऊपर एक लेंथ होता है वो ट्रेवल करता है एक कैपिलरी ट्यूब में, तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर मरकरी कितना मूव करता है, दैट मीन्स कितना एक्सपांड होता है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि अगर मरकरी जितना एक्सपांड हो रहा है दैट मीन्स उतना वो उसका टेम्परेचर रेज हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है। तो उसके मरकरी के चेंजेस की वजह से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी वायर के रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से हम उसका टेम्परेचर देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस कम होता है, कम टेम्परेचर की वजह से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो उसके टेम्परेचर को सेंस करने में काम आते हैं। या किसी भी प्रेशर के ऊपर कोई भी आपका क्लोज वेसल है उसमें गैस है उसका प्रेशर है वो कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था कि हम किसी भी एक क्लोज सिलेंडर के अंदर किसी भी कंट्रोल्ड वॉल्यूम को हीट अगर देते हैं तो उसके अंदर उसके प्रेशर में
चेंजेस हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर उसको हमने हीट दी, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसके प्रेशर में चेंजेस हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आपका कोई जंक्शन है किसी डिसिमिलर मेटल्स का, तो वहां पे भी आपका ईएमएफ जनरेट होता है। तो वो जो ईएमएफ जनरेट है वो भी उसके टेम्परेचर प्रॉपर्टीज की वजह से ही है। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं तो वो अपने यूजफुल होते हैं टेम्परेचर सेंसर के रूप में या फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये सारे चेंजेस अगर अपने को देखने हैं तो एक अपनी ऐसी टेम्परेचर स्केल है वो अपनी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल हो, और हर जगह अपन उसको यूनिवर्सली डिफाइन कर सकें और उनकी वैल्यू को अपन बता सकें। तो टेम्परेचर स्केल है, therefore the temperature scale is read by assigning numerical values to certain easily reproducible states. दैट मीन्स एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू अपने को असाइन करनी होती है कि जो मतलब बार बार हमेशा अपन जब भी कैलकुलेट करें वो उसी वेरिएशन के ऊपर उतना ही वेरिएशन अपने को डिनोट करे। तो इस स्केल को डिफाइन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं, जैसे स्टीम के लिए या वाटर के लिए। तो वाटर के लिए रहता है अपना आइस पॉइंट। तो द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ आइस with air is saturated water at standard atmospheric pressure which is assigned a value of 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जहाँ पे आपका आइस बनती है वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके लिए सिचुएशन जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए, आपकी आपका सेचुरेटेड वाटर होना चाहिए, सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तब जाके अगर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, तो वहां पे जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो असाइन है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर यही इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है आपका प्योर वाटर का, तो इसके अगर ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो वो वैल्यू जो डिसाइड है वो वैल्यू रहती है साइन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये जो स्केल्स हैं उनको आपने डिसाइड किया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दिखाया कि हाँ इस तरह से ये पॉइंट्स बन सकते हैं, और इन पॉइंट्स को हम अलग अलग डिग्री जो हमने नोट की है ताकि हमें पता चले कि 0 डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स आइस पॉइंट है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो अपना स्टीम पॉइंट है, वहां पे आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो स्केल है वो स्केल कहलाती है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। उसके पहले इसका नाम था एंडर्स सेल्सियस। जो साइंटिस्ट था एंडर्स सेल्सियस, उसने इसका नाम के ऊपर इस स्केल को सेल्सियस स्केल के नाम से डिनोट किया गया। तो ये आज के लेक्चर के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, और यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको कोई भी चीज में डाउट होता है तो वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू।